गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम क्लास 9th का साइंस पढ़ाएंगे। साइंस में देखिए, आपकी जो साइंस की किताब है इसमें 3 भाग हैं, 3 खंड करके बनाया गया है किताब को। सबसे पहला इकाई 1 में आपको मुख्य रूप से रसायन विज्ञान पढ़ने को मिलेगा, जिसमें पदार्थ क्या होता है, द्रव्य की अवस्थाएं क्या होती हैं, परमाणु, अणु, ये सब बातें करेंगे रसायन विज्ञान में। इकाई 2 जो है उसमें हम बात करेंगे जीव विज्ञान के बारे में, और इकाई 3 जो है, जो अभी हम पढ़ाएंगे, ये मुख्य रूप से क्या है, भौतिक विज्ञान के बारे में है। भौतिक विज्ञान के बारे में इस चैप्टर में, मतलब ये जो इकाई तीसरा है, इसमें हम भौतिक विज्ञान के बारे में पढ़ाई करेंगे। तो और इस भौतिक विज्ञान में गति, बल तथा कार्य, ये 3 अध्याय हैं इसमें। तो जो पहला अध्याय है, अध्याय 11, उसमें है गति के बारे में। गति क्या होती है, गति कितने प्रकार की होती है, चाल क्या होता है, वेग क्या होता है, त्वरण क्या होता है, दूरी, समय, ग्राफ क्या होता है, ये सब बारे में बात करेंगे गति वाले अध्याय में। तो सबसे पहले हम चालू करते हैं अध्याय 11। जैसा आपकी किताब में, एनसीईआरटी किताब में अध्याय 11, चैप्टर का नाम है गति। गति कहते हैं मोशन। तो इस चैप्टर की हम शुरुआत करते हैं गति से। शुरुआत करते हैं अध्याय 11 से, गति। सबसे पहले गति होती क्या है? गति को इंग्लिश में देखिए मोशन कहते हैं, MOTION, मोशन। तो गति होती क्या है? तो गति का मतलब ये हुआ कि जब कोई वस्तु, जनरली हम जानते हैं कि जब कोई वस्तु चल रही है उसको बोलते हैं वो गति में है, गतिशील है। लेकिन परिभाषित कैसे करेंगे? तो देखिए क्या लिखते हैं कि जब किसी वस्तु की स्थिति में, स्थिति मतलब होता है अवस्था, मतलब वस्तु जहाँ पे है उसके बारे में बात कर रहा है। जब किसी वस्तु की स्थिति में समय के साथ परिवर्तन होता है, तो हम ये कहेंगे कि वस्तु गतिशील है। वस्तु गतिशील है या वस्तु गति की अवस्था में है। परिभाषा क्या हो गया? जब किसी वस्तु की स्थिति में, मतलब जो उसकी अवस्था है, जो पोजीशन है, समय के साथ अगर परिवर्तन होता है तो हम ये कहते हैं कि वस्तु क्या है, गतिशील है। इसके अपोजिट, इसके विपरीत क्या होता है कि अगर किसी वस्तु की स्थिति में समय के साथ कोई परिवर्तन नहीं होता, मतलब वस्तु अगर समय बदलेगा तभी वस्तु ज्यों की त्यों रहेगी, अपने जगह पे बनी रहेगी, तो उसको हम कहते हैं कि वस्तु विराम अवस्था में। जैसे मान लीजिए कोई साइकिल चालक है, साइकिल चला रहा है, तो अगर 1 मिनट में साइकिल चालक अपनी जगह पे साइकिल चलाना स्टार्ट किया, प्रारंभ किया, और अगले दूसरे मिनट में साइकिल चालक यहाँ से कुछ दूर चला गया, तो हम ये क्या कहेंगे कि वस्तु की, या जो साइकिल चालक है उसकी अवस्था में क्या हो गया, परिवर्तन हो गया, स्थिति बदल गई। पहले कहीं और था, बाद में कहीं और चला गया, तो हम ये कहेंगे कि वस्तु क्या है, यह साइकिल चालक या साइकिल गतिशील है। अच्छा, दूसरा उदाहरण देखिए। जैसे मान लीजिए कि कोई मकान है, आपका घर है। आपका घर सुबह में भी वही है, शाम में भी वही है, अगले दिन भी वही है, मतलब जैसे समय बदलेगा तो घर अपनी जगह पे बना रहेगा, वो उसकी अवस्था में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि आपका जो घर है, मकान है, विद्यालय है, या कोई भी ऐसी चीज़ जिसका समय के साथ कोई परिवर्तन नहीं होता है, अपनी स्थिति में बनी रहेगी, तो उसको कहेंगे कि वस्तु विराम अवस्था में है। ठीक है, तो गति की परिभाषा हमें समझ में आ गया कि वस्तु की स्थिति में समय के साथ क्या होता है, परिवर्तन होता रहता है। अब गति, कई तरह की गति होती है, कई प्रकार की गति होती है। एक चीज और समझ लेते हैं, सापेक्ष गति। जैसे मान लीजिए, सापेक्ष गति का मतलब ये होता है कि किसी वस्तु के रिस्पेक्ट में, किसी वस्तु के सापेक्ष हम गति की बात करते हैं। जैसे मान लीजिए एक कार है A,
पहली कार है और एक दूसरी कार है बी, दोनों इधर की तरफ गतिशील हैं, दोनों आगे की तरफ क्या है, गतिशील है। अगर हम मानते हैं कि इसकी चाल है 10 किलोमीटर प्रति घंटा, आगे हम बात करेंगे चाल क्या होता है, पहले ये देखते हैं कि ये मान लीजिए कि इसकी चाल है 10 किलोमीटर घंटा प्रति घंटा और ये इसकी चाल 0 है, मतलब ये गतिशील नहीं है, पहले रुकी हुई है। तो अगर हम देखें कि ए वाली कार जो है वो आगे जा रही है, बी वाली कार रुकी हुई है, तो कहेंगे कि बी के सापेक्ष ए क्या है, गतिशील है, मतलब बी रुका हुआ है लेकिन ए क्या है, चल रहा है। लेकिन मान लीजिए कि अगर बी को भी, कार जो बी वाली कार है उसको भी हम 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से आगे बढ़ाएं, तो ये दोनों कारें एक साथ आगे जाएंगी। जब ये दोनों कारें एक साथ आगे जाएंगी तो ये वाला, इस अगर कार में कोई व्यक्ति बैठा है वो उधर वाले व्यक्ति को देखेगा तो ऐसा लगेगा कि दोनों लोग रुके हुए हैं। इसका मतलब यह है कि दोनों वस्तुएं गतिशील तो हैं, गति में तो हैं, क्योंकि दोनों की अवस्था में परिवर्तन हो रहा है समय के साथ, लेकिन इन दोनों के सापेक्ष कोई गति नहीं हो रही है। जैसे उदाहरण के तौर पर मान लीजिए कोई पटरी है, कोई ट्रेन की पटरी है, दो ट्रेनें हैं, एक इधर जा रही है एक इधर जा रही है, दोनों आगे की तरफ गतिशील हैं और दोनों अगर समान चाल से जा रही हैं इस पटरी पे, तो इसमें जो व्यक्ति बैठा रहेगा और इसमें जो व्यक्ति बैठा रहेगा, दोनों जो आमने सामने वाले व्यक्ति रहेंगे उनको ऐसा लगता है कि उधर वाली ट्रेन रुकी हुई है। दोनों चल रही है ट्रेनें, दोनों ही गतिशील हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि दोनों ट्रेनें रुकी हुई हैं क्योंकि ये व्यक्ति इसको देखता है और ये व्यक्ति इसको देखता है। जितना आगे ये बढ़ेगा उतना ही आगे ये भी बढ़ता है, तो दोनों की सापेक्ष गति 0 होती है, लेकिन दोनों ही वस्तुएं क्या हैं, गतिशील हैं। तो सापेक्ष गति में क्या हो गया कि कोई वस्तु किसी अन्य वस्तु के सापेक्ष गति में है या नहीं है, तो उसको बोलते हैं सापेक्ष गति। चलिए, गति तो समझ में आ गया, गति है क्या चीज़, किसी वस्तु की अवस्था में परिवर्तन होता है समय के साथ, अवस्था बदलती है, स्थिति बदलती है, उसको बोलते हैं गति। अब गति कई प्रकार की होती है, तो अब हम पढ़ेंगे गति के प्रकार। गति के प्रकार, गति कितने प्रकार की होती है? सबसे पहली गति है सरल रेखीय गति। सरल रेखीय गति, इसको इंग्लिश में बोलते हैं लीनियर मोशन। सरल रेखीय गति, सरल रेखीय गति का मतलब ये हुआ कि कोई भी कण है वो जब एक सीधी रेखा में गति करता है, एक सीधी रेखा में गति करता है, तो उसको बोलते हैं सरल। रेखीय का मतलब क्या होता है, रेखा, और सरल मतलब सामान्य तौर पे। तो सरल रेखीय गति की अगर परिभाषा लिखें तो लिख सकते हैं कि जब कोई कण एक सीधी रेखा में, सीधी का मतलब ही होता है सरल, सरल रेखा, ठीक है, सीधी रेखा में गति करता है, गति करता है, तो कण की इस प्रकार की गति को, इस प्रकार की गति को सरल रेखीय गति कहते हैं। सरल रेखीय गति कहते हैं। परिभाषा बिल्कुल ही सामान्य है, कुछ भी नहीं करना। जब यहाँ पे सरल रेखीय गति लिखा हो तो आपको क्या करना है कि जब कोई कण एक सीधी या सरल रेखा में गति करता है, मतलब एक सीधी रेखा में गति करेगा, तो हम ये कहेंगे कि कण किस तरह की गति कर रहा है, सरल रेखीय गति कर रहा है। उदाहरण के तौर पे देखिए, उदाहरण में देखिए क्या होगा। जैसे मान लीजिए एक हम पत्थर ले लेते हैं या कोई गेंद ले लेते हैं और हाथ से उसको जमीन पे ऐसे रोल करते हैं, लुढ़का देते हैं, तो वो गेंद क्या होगा, सीधी रेखा में गति करेगा, सीधे जाएगा, जिस दिशा में आप उसको लुढ़काएंगे उधर ही गति करेगा। तो
उदाहरण क्या हो जाएगा, जमीन पर लुढ़कते गेंद की गति, जमीन पर लुढ़कते गेंद की गति। अच्छा, जमीन पर ही बात करेंगे, अगर अगर उसको हवा में फेंकेंगे तो वो सरल रेखीय गति नहीं हो जाएगा, फिर आप आगे पढ़ेंगे प्रक्षेप्य गति हो जाएगा। तो जमीन पर अगर कोई गेंद लुढ़क रहा है तो वो किस तरह की गति करेगा, सरल रेखीय गति। अच्छा, दूसरा उदाहरण क्या है, मान लीजिए छत पे आप खड़े हैं, कोई पत्थर लिए हैं, पत्थर को ऐसे नीचे छोड़ दीजिए, फेंकना नहीं है, केवल छोड़ना है, तो उस तरह की गति भी क्या होगी, सरल रेखीय गति होगी। तो यहाँ पे दूसरा उदाहरण लिख लेते हैं कि छत से गिरे पत्थर की गति, इत्यादि। इस तरह की कोई भी गति है जो एक सीधी रेखा में गति करेगा तो उसको बोलेंगे सरल रेखीय गति। अब दूसरा हम पढ़ेंगे, देखिए ये तो हो गया। दूसरा गति का जो दूसरा प्रकार है उसको कहते हैं स्थानांतरीय गति। स्थानांतरीय गति नंबर दूसरा। स्थानांतरीय गति दूसरा है स्थानांतरीय गति। स्थानांतरीय गति को देखिए इंग्लिश में क्या कहते हैं, ट्रांसलेटरी मोशन। ट्रांसलेटरी मोशन। ये जो छोटी छोटी परिभाषाएं हैं, जो हेडिंग है, इनका आप इंग्लिश जानते रहेंगे तो आपके आगे के लिए सुविधा होता है। आप आगे जब पढ़ाई करेंगे तो आपके लिए आसानी होगा। तो स्थानांतरीय गति में इंग्लिश में कहेंगे ट्रांसलेटरी मोशन। देखिए इसको कैसे परिभाषित करेंगे, है तो ये सरल रेखीय गति का ही एक प्रकार है, मतलब दोनों ही क्या है, थोड़ा थोड़ा सेम है। अंतर क्या है कि उसमें हम क्या बोले थे, कण बोले थे। जब कोई कण सरल रेखा पे गति करेगा तो उसको सरल रेखीय गति बोलेंगे। इसमें क्या होता है, कण नहीं होता बल्कि होता है जब कोई वस्तु, देखिए कोई भी वस्तु कणों से मिलकर ही बनती है, लेकिन वहाँ पे हम छोटे कण की बात करते हैं और यहाँ पे हम पूरी वस्तु की बात करेंगे। तो जब कोई वस्तु एक सीधी रेखा में गति करती है, सीधी रेखा का मतलब ही होता है सरल रेखा, ठीक है, सीधी रेखा में गति करती है तो वस्तु की इस प्रकार की गति को क्या बोलेंगे, स्थानांतरीय गति। स्थानांतरीय गति कहते हैं। समझ लेते हैं स्थानांतरीय गति है क्या चीज। स्थानांतरीय का मतलब होता है कि एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाना, लेकिन किसका, वस्तु का। कोई बड़ी वस्तु है तो जब उसकी अवस्था में परिवर्तन होगा समय के साथ, वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्या हो जाएगा, स्थानांतरण हो जाएगा उसका, तो उस प्रकार की गति को क्या बोलेंगे, स्थानांतरीय गति बोलेंगे, ठीक है। अब इसमें तीसरा है वृत्तीय गति, सर्कुलर मोशन। देखिए वृत्तीय का मतलब क्या होता है, वृत्त मतलब जब कोई कण किसी वृत्ताकार पथ पे गति करे, ये कोई रास्ता है और यहाँ पे कोई कण है, वो इस पे गति करे, केवल इसी पे चले, तो इस प्रकार की गति को क्या बोलेंगे, वृत्तीय गति बोलेंगे। परिभाषित कैसे करेंगे, जब कोई कण किसी, देखिए जैसा नाम है उसी के हिसाब से हम परिभाषित भी कर लेंगे। तो जब कोई कण किसी वृत्ताकार पथ पर गति करता है तो कण की
कण की इस प्रकार की गति को क्या बोलेंगे, वृत्तीय गति कहते हैं, वृत्तीय गति कहते हैं। जब कोई भी कण है किसी वृत्ताकार पथ पे गति करेगा तो उसकी गति को क्या बोलेंगे, वृत्तीय गति। उदाहरण के लिए क्या होगा, उदाहरण समझ लीजिए। जैसे उदाहरण में ये हुआ, मान लीजिए एक धागा ले लिए हैं आप और धागे के एक सिरे पर क्या किए, धागे के एक सिरे पर एक पत्थर बांध दिए। अब धागे को पकड़ के घुमा रहे हैं। जैसे मान लीजिए ऐसे होता है ना कि कोई धागा ले लिए, उसमें कोई पत्थर छोटा सा बांध लिए, उसको ऐसे पकड़ के घुमा रहे हैं, चाहे ऐसे घुमाएं चाहे ऐसे घुमाएं, किसी भी तरीके से घुमाएं तो पत्थर क्या करेगा, पत्थर ऐसे घूमेगा, इस पथ पे गति करेगा। जहाँ पे ये जो धागे की लंबाई है ये हर जगह क्या होगी, सेम होगी। तो हम ये कह सकते हैं कि धागे से बांधकर किसी पत्थर को घुमाने पर जब पत्थर जिस पथ पर गति करेगा उसको बोलते हैं वृत्ताकार पथ, और कण की इस प्रकार की गति को बोलेंगे वृत्तीय गति। तो उदाहरण में क्या लिखेंगे, धागे से बंधे, तो धागे से पत्थर को बांधेंगे तो धागे से बंधे पत्थर को घुमाने पर चाहे जिस तरह से भी घुमाएं, आप चाहे तो ऐसे घुमा सकते हैं, चाहे तो ऐसे घुमा सकते हैं, चाहे जिस तरह से घुमाएं उस पत्थर की गति क्या होगी, वृत्ताकार ही होगी। तो धागे से बंधे पत्थर को घुमाने पर पत्थर की गति, ये होता है वृत्तीय गति। अच्छा, इसके अलावा भी होता है। जैसे मान लीजिए पृथ्वी है ना, और पृथ्वी, ये पृथ्वी हो गया, यहाँ पे सूरज भगवान हो गए। तो पृथ्वी सूरज के चारों तरफ क्या करती है, वृत्ताकार पथ पर, बल्कि वृत्ताकार नहीं होता है, आगे आप पढ़ेंगे तो वो दीर्घवृत्ताकार पथ होता है, लेकिन लगभग वृत्ताकार पथ होता है। तो पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ जिस पथ पे गति करती है, तो पृथ्वी की इस प्रकार की गति को बोलेंगे वृत्तीय गति। तो अगला उदाहरण हो जाएगा आपका कि सूर्य के चारों तरफ घूमते हुए ग्रहों की गति, ऐसा नहीं केवल पृथ्वी नहीं, सभी ग्रह ऐसे ही घूमते हैं। तो सूर्य के चारों तरफ घूमते हुए ग्रहों की गति भी क्या हो जाएगी, वृत्तीय गति के उदाहरण में आ जाएगा। अगला पढ़ेंगे नंबर चौथा गति है घूर्णन गति। घूर्णन गति को देखिए रोटेटरी मोशन कहते हैं, कभी कभी इसको रोटरी मोशन भी मिलेगा आपको, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, वो इसी के बारे में बात करता है, घूर्णन गति के बारे में। अब घूर्णन गति क्या होता है, घूर्णन गति और वृत्तीय गति भी लगभग सेम है, अंतर थोड़ा सा है। देखिए उसमें क्या था, वृत्तीय गति में जब कोई कण वृत्ताकार पथ पे गति करेगा, और घूर्णन गति में क्या है, जब कोई वस्तु किसी वृत्ताकार पथ पर गति करती है। अच्छा, वस्तु का मतलब ये हुआ कि एक तो वृत्तीय गति ये हो गया कि वस्तु यहाँ पे है, इसके चक्कर लगा रही है, एक तो ये हो गया, इसको बोलेंगे वृत्तीय गति, ये वस्तु है चाहे कण है। लेकिन मान लीजिए कोई वस्तु है, जैसे पृथ्वी ही है, पृथ्वी है, ये उसका ध्रुव होता है, और इस अक्ष पे क्या होती है, पृथ्वी घूमती रहती है, अपनी अक्ष पे घूमती है, जिसके कारण दिन और रात होता है, और इसके घूमने से क्या होता है, ऋतु परिवर्तन होता है, मौसम परिवर्तित होता है। तो अब हम ये कहें कि पृथ्वी की तो दो गति होती है, एक अपनी अक्ष पे घूमती है ये वाली गति, और एक ये वाली गति। तो इस वाली गति को बोलते हैं वृत्तीय गति, और इस वाली गति को क्या बोलते हैं, घूर्णन गति। तो अच्छा, एक और उदाहरण है, जैसे आप देखते होंगे, जैसे लट्टू नचाते हैं, लट्टू घूमते हुए लट्टू की गति भी क्या है, घूर्णन गति है। मतलब उसमें क्या होता है कि ये मान लीजिए लट्टू हो गया, तो लट्टू क्या होता है, अपनी अक्ष पे घूमता है, ये उसकी अक्ष होती है, जो कील होता है उस अक्ष के चारों तरफ ऐसे घूमता है, ऐसे नहीं घूमता है, ऐसे अपनी जगह पे ही घूमता है। तो इस तरह की गति को क्या बोलेंगे, घूर्णन गति। परिभाषा कैसे लिखेंगे, देखिए, जब कोई वस्तु किसी निश्चित अक्ष के परितः
निश्चित, निश्चित या स्थिर भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। निश्चित अक्ष के परितः, अक्ष के परितः वृत्ताकार पथ पर, वृत्ताकार पथ पर इस प्रकार गति करता है, इस प्रकार गति करता है कि वस्तु के सभी कण, वस्तु के सभी कण, अभी आपको हमने बताया था कि कणों से मिलकर ही क्या होता है, कोई पदार्थ बनता है, कोई वस्तु बनती है। तो अगर कोई वस्तु है, जैसे लट्टू है, तो लट्टू में जितने भी कण हैं वो सभी कण उसी अक्ष के परितः, ये जो निश्चित अक्ष है उसी अक्ष के परितः वृत्ताकार पथ पर गति करेंगे, वृत्ताकार पथ पर गति करते हैं, गति करते हैं। और ये जो वृत्ताकार पथ है, सभी वृत्तों का जो केंद्र होगा, मतलब आप अगर कोई वृत्त बनाते हैं, आप सीखे होंगे पिछली कक्षा में कि जब कोई वृत्त बनाते हैं, वृत्त बनाइएगा, हमारी तरह नहीं, जब कोई भी वृत्त बनाते हैं तो उसका क्या होता है, एक केंद्र होता है, उस केंद्र की, उस वृत्त की एक त्रिज्या होती है। तो सभी कण जो होंगे उसी अक्ष के परितः वृत्ताकार पथ पे गति करेंगे, और सभी वृत्तों की, जैसे मान लीजिए एक कण यहाँ पे है, एक कण यहाँ पे है, एक कण यहाँ पे है, 3 कण हैं, तो इसको अगर घुमाएंगे तो ये ऐसे घूमेगा, ये ऐसे घूमेगा, ठीक है, और ये अपने वृत्त पे घूमेगा। तो जितने भी कण हैं, जितने भी वृत्त बनेंगे, सबका केंद्र कहाँ होगा, एक ही जगह पे होगा, एक ही बिंदु पे होगा। तो हम इसमें ये भी लिख सकते हैं कि वृत्ताकार पथ पे गति करते हैं और सभी वृत्तों का केंद्र एवं सभी वृत्तों का केंद्र उसी अक्ष पर होता है। कौन सी अक्ष, जिस अक्ष के परितः घूम रहा है वस्तु, उसी अक्ष पर होता है। ये हो गया इसका परिभाषा। घूर्णन गति का मतलब ये हुआ कि जब कोई वस्तु किसी निश्चित अक्ष के परितः वृत्ताकार पथ पे गति इस प्रकार गति करे कि वस्तु के सभी कण उसी अक्ष के परितः वृत्ताकार पथ पे गति करते हैं एवं सभी वृत्तों का केंद्र उस अक्ष पे ही होता है, तो उसको बोलते हैं घूर्णन गति। उदाहरण क्या होता है, देखिए 1-2 उदाहरण तो आपको हमने बताया अभी। लट्टू की गति, लट्टू की गति कौन सी गति है, घूर्णन गति है। पृथ्वी की अपनी अक्ष पर गति, सूर्य के चारों तरफ गति नहीं, वो तो वृत्तीय गति हो जाएगी। पृथ्वी की अपनी अक्ष पर गति, जिसको परिभ्रमण गति भी कहते हैं, वो क्या होगा, घूर्णन गति का एक उदाहरण है। अच्छा, और उदाहरण क्या दे सकते हैं आप, साइकिल के पहिए की गति, साइकिल के पहिए की गति। और भी उदाहरण है, जैसे आप देखे होंगे कुम्हार के चाक की गति, कुम्हार के चाक की गति, ये सब क्या हैं, इत्यादि। ये सब घूर्णन गति के उदाहरण हैं। अगला है नंबर 5वां, दोलनी गति। दोलनी गति को देखिए क्या बोलते हैं, देखिए यहाँ पे छूट गया, दोलनी गति। इसकी इंग्लिश होती है ऑक्सीलेटरी मोशन, ऑक्सीलेटरी मोशन। देखिए होता क्या है दोलनी गति, पहले समझ लेते हैं, इसके बाद इसकी परिभाषा लिख लेंगे, फिर याद कर लेंगे। दोलनी गति, जब कोई कण किसी निश्चित बिंदु के
इधर उधर गति करे, ऐसे गति करे। जब कोई कण किसी निश्चित बिंदु के इधर उधर गति करे तो उस प्रकार की गति को क्या बोलते हैं? दोलनी गति बोलते हैं। अच्छा चलिए परिभाषा लिख लेते हैं, फिर उदाहरण समझाएंगे आपको। दोलनी गति, जब कोई कण एक निश्चित बिंदु के इधर उधर एक सरल रेखा में गति करते हैं, एक सरल रेखा में गति करते हैं तो कण की इस प्रकार की गति को क्या बोलेंगे? दोलनी गति कहते हैं। दोलनी गति कहते हैं। ठीक है, मतलब जब कोई कण एक निश्चित बिंदु के इधर उधर, जैसे मान लीजिए ये कोई कण है, ठीक है, ये कोई कण है और ये कोई पॉइंट है, पॉइंट ए, तो ये कण अगर इधर जाए बी तक, फिर वापस आए सी तक, फिर बी तक जाए, फिर ए तक आए, फिर सी तक आए, फिर ऐसे ही अगर गति करे तो इस प्रकार की गति को, ये जो कण है उसकी गति को क्या बोलेंगे? दोलनी गति, ऑक्सीलेटरी मोशन। अब उदाहरण के तौर पे क्या होता है, उदाहरण देख लीजिए। तो उदाहरण देखिए, उदाहरण क्या लिखेंगे? किसी पदार्थ में परमाणुओं की गति, अभी आप नहीं जानते होंगे परमाणु क्या है, हम रसायन विज्ञान में बात करेंगे परमाणु क्या है, लेकिन फिलहाल ये समझिए कोई भी पदार्थ है, अगर कोई भी वस्तु है, चाहे ईंट पत्थर कुछ भी है, उसमें परमाणु होते हैं, वो परमाणुओं से मिलकर बना होता है। और जो परमाणु होते हैं, अच्छा ऐसा नहीं कि केवल ठोस में, द्रव में भी होता है, गैस में भी होता है, जितने भी द्रव्य हैं, जितने भी पदार्थ हैं, सब में परमाणु होते हैं। और सब में परमाणु क्या होता है? अपनी एक साम्य स्थिति से, मतलब जो बिंदु जिसके इधर उधर गति करते हैं उसको बोलते हैं साम्य स्थिति, साम्य अवस्था। तो साम्य अवस्था से इधर उधर गति करेंगे। कोई भी पदार्थ होता है उसमें परमाणु अपनी साम्य अवस्था से इधर उधर इस तरह की गति करते हैं। हाँ, अब ठोस है तो हमको दिखाई थोड़े होता है इतना छोटे छोटे परमाणु होते हैं, लेकिन उनकी गति क्या होती है? दोलनी गति होती है। अच्छा अगला उदाहरण देखिए, अगला उदाहरण कौन सा है? इसमें हम लिख सकते हैं, देखिए आप देखें सिलाई मशीन में सुई की जो गति होती है वो भी क्या होती है? अपनी वो पॉइंट से ऊपर नीचे गति करेगा, तो वो भी एक तरह की दोलनी गति है। लिख सकते हैं सिलाई मशीन में सुई की गति, जो सुई होती है उसकी गति दोलनी गति होती है। और भी बहुत सारे उदाहरण हैं जो आप अपने दैनिक जीवन में देखते रहते हैं कि कोई भी कण है वो अपनी साम्य अवस्था से अगर इधर उधर, चाहे तो इस तरह से चाहे तो इस तरह से गति करे तो उसको बोलेंगे दोलनी गति। अगला पढ़ेंगे नंबर 6, ये एक तरह से लास्ट गति है। और भी गति होती है लेकिन आपके सिलेबस के हिसाब से ये लास्ट गति है, काल्पनिक गति। काल्पनिक गति क्या होती है? देखिए अभी हमने पढ़ा दोलनी गति। दोलनी गति में क्या होता है कि कोई भी कण है अपनी साम्य अवस्था, ये जो मध्य स्थिति है, इसके इधर उधर गति करे, ऐसे गति करे। अगर ये ज़्यादा गति करने लगे और लंबा गति करने लगे तो उसको बोलते हैं काल्पनिक गति। मतलब ये आपको अनुभव होगा, आप इसको फील करेंगे, देखेंगे इसको, तो उसको बोलते हैं काल्पनिक गति। जैसे उदाहरण के पहले परिभाषा लिखते हैं फिर उदाहरण समझाते हैं आपको। तो काल्पनिक गति समझने से पहले एक चीज आता है आयाम। आयाम बात कर लेते हैं, आयाम होता क्या है? आयाम जब आपको ध्वनि का चैप्टर पढ़ाएंगे
तो उसमें आयाम मिलेगा, आयाम मिलेगा, तरंग दैर्ध्य मिलेगा, आवृत्ति मिलेगी। लेकिन यहाँ पे अगर आया है तो पहले समझ लेते हैं आयाम होता क्या है। मान लीजिए वही कण है, अक्ष है या साम्यावस्था है। इस साम्यावस्था से ये इधर जा रहा है, ये मान लीजिए O पॉइंट है, O से A तक जा रहा है, फिर A से O तक आ रहा है, फिर O से आ रहा है कहाँ तक, B तक, फिर B से O, O से A से O, O से B, ऐसे कर रहा है ये, मतलब इस तरह की गति कर रही है। तो O से लेके A तक ये जो डिस्टेंस होता है, ये जो दूरी होती है, उसी को बोलते हैं क्या, आयाम। परिभाषित कैसे करेंगे, कैसे करेंगे, देखिए जब कोई कण या किसी कण की साम्यावस्था से एक ओर, साम्यावस्था से एक ओर अधिकतम विस्थापन को आयाम कहते हैं। किसी भी दोलन गति या काल्पनिक गति करते हुए कण की साम्यावस्था से एक ओर, इधर दोनों तरफ नहीं, केवल एक ओर जो अधिकतम विस्थापन होगा उसको बोलते हैं आयाम। अब परिभाषा लिखते हैं काल्पनिक गति का। देखिए क्या होगा, जब दोलनी गति करते हुए कण का, मतलब जो भी कण है दोलनी गति कर रहा है, तो दोलनी गति करते हुए कण का आयाम, आयाम ने बताया अभी, एक और अधिकतम विस्थापन को क्या बोलते हैं, आयाम बोलते हैं। तो करते हुए कण का आयाम बढ़ जाता है, बढ़ जाता है या अधिक होता है, बढ़ जाता है, तो इस प्रकार की गति को, इस प्रकार की गति को क्या बोलेंगे, काल्पनिक गति कहते हैं। काल्पनिक गति कहते हैं। दोलनी गति करते हुए किसी कण का अगर आयाम बढ़ जाता है या आयाम ज़्यादा होता है, मतलब ज़्यादा दूर तक वो कंपन करे, तो उसको क्या बोलेंगे, काल्पनिक गति बोलते हैं, कंपनिक गति बोलते हैं। ठीक है, उदाहरण कौन क्या हो जाएगा, आप देख लीजिए। उदाहरण में सबसे पहला उदाहरण है घड़ी के पेंडुलम की गति। घड़ी के पेंडुलम की गति। एक घड़ी होती है, दीवार पे लगी रहेगी और उसका नीचे ऐसे लटकता रहता है, वो इस तरह की गति करता है। ये छोटी घड़ी में नहीं होता, दीवार घड़ी एक आती है, पेंडुलम वाली घड़ी आती है, उसमें होता है घड़ी के पेंडुलम की गति। वो क्या करता है, घड़ी के नीचे ऐसे लगा रहेगा और नीचे कुछ बॉल या कुछ तरह का डिजाइन रहेगा। वो क्या करता है, ऐसे ऐसे गति करता है, दिन रात ऐसे ऐसे गति करेगा। तो इसको क्या बोलते हैं, काल्पनिक गति। उसमें क्या है, एक निश्चित बिंदु पे क्या, मान लीजिए ये है, ये पेंडुलम है, इसको बोलते हैं बॉब। क्या बोलते हैं, बॉब। और इस पूरे संयोजन को बोलते हैं पेंडुलम। तो ये जो बॉब है, इसका जो गोला है, ये इधर जाएगा, फिर इधर आएगा, फिर इधर जाएगा, फिर इधर आएगा, ऐसे। तो इस प्रकार की गति को क्या बोलते हैं, ये भी दोलनी गति ही है, दोलनी गति ही है। लेकिन अगर आयाम ज़्यादा है तो उसको बोलते हैं काल्पनिक गति। ठीक है, और भी बहुत सारे उदाहरण हैं, आप अपने दैनिक जीवन में देखते हैं। जैसे घड़ी के पेंडुलम की गति हो गया। आगे आप देखे होंगे डीजल इंजन होता है, जो डीजल इंजन जिससे ट्यूबवेल चलता है, तो डीजल इंजन में क्या होता है, एक रॉड होती है, दो रॉड होती है, ऐसे ऐसे गति करता है ऊपर नीचे। तो वो भी क्या है, काल्पनिक गति है। कैसे लिखेंगे, लिखेंगे उसको बोलते हैं पुश रॉड। तो डीजल इंजन में, जो डीजल इंजन होता है जिससे ट्यूबवेल चलता था पहले, तो डीजल इंजन में पुश रॉड की गति, पुश रॉड की गति। अच्छा, उसी में एक वाल्व भी होता है, वाल्व होता है जिससे हवा और तेल जाता है, धुआं निकलता है उसमें। तो वाल्व की गति भी क्या होती है, काल्पनिक गति होती है। तो इस तरह से हमने पढ़ा सरल रेखीय गति, स्थानांतरित गति। दोनों की परिभाषा लगभग सेम है, दोनों में थोड़ा सा अंतर है।
इसके बाद हमने पढ़ा वृत्ति गति और घूर्णन गति। उन दोनों में भी समानताएं हैं, थोड़ा सा फर्क होता है। तीसरा जो हमने पांचवा छठा पढ़ा उसमें क्या था, दोलनी गति और काल्पनिक गति। ये दोनों गतियां भी सेम है, बराबर समान ही है, दोनों की परिभाषा थोड़ा थोड़ा बस फर्क होता है दोनों में। तो इस तरह से हमने गति के प्रकार में 6 प्रकार की गतियाँ पढ़ ली। अब आगे हम पढ़ेंगे कि और भी किस तरह की गति होती है, चाल क्या होता है, दूरी क्या होती है, विस्थापन क्या होता है। तो ये सब हम बारे में अगले वीडियो में बात करेंगे।